स्टार्ट। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स दैट वी वर डूइंग। लास्ट टाइम हम लोग जी ट्रांसफॉर्म को पढ़ रहे थे। ठीक है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वी वांट टू हैव अ रीकैप कि यार ये जो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा, जी ट्रांसफॉर्म पढ़ा, डिफरेंस इक्वेशन पढ़ी एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस तमाम का मकसद क्या है। ठीक है, हम लोगों ने जो कुछ लास्ट टाइम जो चीज़ें पढ़ी थी वो कुछ इस तरह से थी कि वी हैड लुक्ड एट कि यार अगर आपके पास ए एन यू एन ये वाला सिग्नल हो, इसका जी ट्रांसफॉर्म क्या था? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। I'm sorry, ये लीजिए, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। ये लीजिए, अभी स्क्रीन विजिबल होगी है? जी सर। ओके, इसका अगर हमने जी ट्रांसफॉर्म किया था, इसका जी ट्रांसफॉर्म था 1/1 ए जी इनवर्स where z magnitude is greater than a magnitude। ठीक है, और फिर हमने कहा था कि माइनस ए ऑफ एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, और इसको हमने करके भी देखा था। इसका अगर मैं जी ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो ये इसका जी ट्रांसफॉर्म दोबारा से यही आता है। ओनली डिफरेंस इज जी मैग्नीट्यूड इज लेस देन ए। सो दिस इज अ राइट हैंडेड सिग्नल और सीक्वेंस, दिस इज अ लेफ्ट हैंड सीक्वेंस। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट टाइम देखी थी। तो इसका मतलब ये है कि जी ट्रांसफॉर्म इज नॉट यूनिक। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जी ट्रांसफॉर्म इज नॉट यूनिक बिकॉज इसका सिग्नल का भी और इस सिग्नल का भी दोनों का जी ट्रांसफॉर्म सेम है। ओनली डिफरेंस इज इन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, इस वाले को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं कि वी से अच्छा यार ये जो है जहाँ पे भी ए है उससे बाहर बाहर ये है। ठीक है, और ये वाला जो है जहाँ पे भी ए है उससे ये अंदर अंदर है। ठीक है, ये हमने बात की थी लास्ट टाइम। Now I want to connect it with the difference equation. इस वाले सिग्नल की डिफरेंस इक्वेशन क्या है? Can somebody remind me? ये थी इस सिस्टम की डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, रिमेंबर लास्ट टाइम हमने इसको करके देखा था यार, ये इस तरीके से इसकी हम डिफरेंस इक्वेशन लिखते हैं। इसका अगर मैं h ऑफ n लिखना चाहूँ, h ऑफ n को हमने लिखा था 0.9 n u ऑफ n। 0.9 अगर मैं इसको a लिख देता हूँ तो दैट विल मेक इट जेनेरिक। सो दिस इज a ऑफ n u of n, where a is is less than 1. Okay, then we had h e raised to power j omega, which is 1/1 minus a e raised to power minus j omega. Okay, यहाँ तक ठीक हो गया। Now h of z, एक और चीज हमने पढ़ ली कि h of z क्या है, which is 1/1 minus a z inverse, where z magnitude is greater than a। ओके, ये तीन चीजें चार चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इन सब का आपस में कनेक्शन क्या है। इन सब का कनेक्शन क्या है आपस में। अब द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इनमें से जो भी आप चीज उठाते हैं, दिस टेल्स यू फोरियर ट्रांसफॉर्म टेल्स यू कि यार इस सिग्नल के अंदर फ्रीक्वेंसीज एक्सपोनेंशियल्स क्या क्या आएंगे। यू स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड यू स्टार्ट फाइंडिंग कि यार किस क्या क्या फ्रीक्वेंसीज इस सिग्नल के अंदर आएंगी। ठीक है, दिस इज व्हाट इट टेल्स यू। सो इट गिव्स यू जिस तरीके से लास्ट टाइम बात हुई थी, इट गिव्स यू अ स्पेक्ट्रम और अ बाइनोकुलर जिसके थ्रू यू कैन लुक एट कि यार इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज क्या क्या आएंगी। ठीक है, दिस टेल्स यू या वेदर योर सिस्टम जो भी आपने डिजाइन किया हुआ है, वेदर इट इज स्टेबल और नॉट। ठीक है, दैट्स ऑल दैट इट डज। आप जी ट्रांसफॉर्म में इंटरेस्टेड इस वजह से हैं बिकॉज इट टेल्स यू कि आपका सिस्टम जो आपने डिजाइन किया हुआ है वेदर इट इज स्टेबल और इट इज नॉट स्टेबल। इफ इट इज स्टेबल तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर स्टेबल नहीं है तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बिकॉज एट एनी टाइम योर सिस्टम विल गो टू इनफाइनाइट एंड यू विल नॉट नो व्हाट हैज हैपेंड। ठीक है,
अच्छा, ये दो चीजें होंगी। इस सारे के दौरान मैंने एक चीज का जिक्र किया कि अगर आपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने का मतलब यह है कि हम इसे किसी हार्डवेयर सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट हमेशा किया जाता है यूजिंग दी डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। इस डिफरेंस को इक्वेशन को यूज करते हुए मैं अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकता हूं। सो ऑल दैट आई नीड टू डू इज टेक द करंट आउटपुट, टेक द प्रीवियस आउटपुट, टेक द करंट इनपुट, sum them up, multiply some multiplication accumulation operations and you get the answer, ठीक है। ये डिफरेंस इक्वेशन जो होती है, दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग कि यार अच्छा ठीक है, अगर आपके पास एक डिफरेंस इक्वेशन है तो उससे आप एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसे निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है तो आप जी ट्रांसफॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, जी ट्रांसफॉर्म है तो आप इसे वापस डिफरेंस इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस कैसे निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें सीखने का मकसद ही ये है कि वी वांट टू हैव अ डिफरेंस इक्वेशन जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकें। और इंप्लीमेंट हमने एंड ऑफ द डे हार्डवेयर के अंदर करना है, और ये वाली चीज हम हार्डवेयर के अंदर इंप्लीमेंट करा के आपको बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हम आपको कुछ चीजें इंप्लीमेंट करा के दिखाएंगे कि यार अच्छा ठीक है, अगर आपके पास एक डीएसपी प्रोसेसर है, उसके साथ आपने जो भी दीज विल बी कॉल्ड कोफिशिएंट्स, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है, दिस इज 1, इन कोफिशिएंट्स को यूज करते हुए आप किस तरीके से डिफरेंस इक्वेशन को एक हार्डवेयर सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड इट इज क्वाइट सिंपल कि हमें सिंपली करना क्या है कि वी नीड टू हैव टू स्टैक्स, जो कि हम लोगों ने डीएसपी के अंदर पढ़ा हुआ है। इससे दो स्टैक्स क्या होंगे, जिसके अंदर एक के अंदर y स्टोर हो रहा होगा, एक के अंदर x स्टोर हो रहा होगा। दिस इज, एंड वी नो कि अच्छा दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने स्टैक की लेंथ क्या रखनी है। एंड यू कैन सिंपली गो कि अच्छा ठीक है, दिस इज माय x ऑफ 0, दिस इज माय x ऑफ n minus 1 previous value and previous value and previous value, and this is my y current output, y of 0, and then this is my previous output, y of n minus 1, y of n minus 2। अब डिपेंड करता है कि आप स्टैक कितना बड़ा आपने करना है। एंड यू कैन सी कि अच्छा ठीक है, हर सैंपल के लिए मुझे क्या करना है कि अच्छा ये जो डिफरेंस इक्वेशन थी जो यहाँ पे मैंने लिखी है, उसके लिए मुझे ये वाली वैल्यू उठानी है, दिस वन, उसके लिए मुझे ये वाली वैल्यू उठानी है, इसको मुझे a से मल्टीप्लाई करना है, मुझे ये वाली वैल्यू उठानी है और इन सबको ऐड कर देना है, एंड आई शुड बी एबल टू गेट द आंसर, ठीक है। सॉरी, ये वैल्यू उठानी है, इसको मुझे इस वाली वैल्यू को उठाना है, इस वाली वैल्यू को उठाना है, मल्टीप्लाई सम करके मैंने यहाँ पे उस वैल्यू को स्टोर कर देना है, ठीक है। एंड यू कीप ऑन गोइंग थ्रू दिस स्टेप, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट इजी टू इम्प्लीमेंट। एंड जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म को पढ़ा, जी ट्रांसफॉर्म को पढ़ा, डिफरेंस इक्वेशंस को पढ़ा, ये सारा का सारा मकसद ये है कि यू वांट टू हैव अ सिस्टम जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकें, और एक स्टेबल सिस्टम हो जिसको आप इंप्लीमेंट करें ताकि वो किसी टाइम पे भी आपका इनफाइनाइट ना हो रहा हो, ठीक है। इज इट करेक्ट? एवरीबडी एग्री विद दिस थिंग? यस सर। अभी ये चीज क्लियर होगी है कि यार ये चीजें हम जी ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म और डिफरेंस इक्वेशंस हमने क्यों पढ़ी हैं? जी सर। गुड, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब जो है हम जो चीज हम करेंगे, तो जस्ट एज अ रिपीट के डिफरेंस इक्वेशन, जस्ट एज अ समरी, डिफरेंस इक्वेशन व्हाट वी इंप्लीमेंट, जी ट्रांसफॉर्म में हम सिर्फ इसलिए इंटरेस्टेड हैं टू check the stability of system, और फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम इंटरेस्टेड हैं बिकॉज टू check the or to know the frequency components, ठीक है। This is why we are interested in all of that. Fourier difference equation, Z transform, Fourier transform. So that should be the summary of or the motivation why we are doing this. ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था इसके बाद कैसे यार आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि हम Z ट्रांसफॉर्म को देखेंगे कि यार पहले तो हमने सिर्फ ये वाला Z ट्रांसफॉर्म देखा ना कि A N U of N, इसका Z ट्रांसफॉर्म देखा था। अब हम चाहेंगे कि हम देखें कि यार अच्छा अगर आपके पास A N U of N प्लस B N U of N प्लस C N U of N इस तरह की इक्वेशन हो, तो उसका Z ट्रांसफॉर्म और उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ठीक है। सो इसमें मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। मल्टीपल ऑप्शंस क्या आएंगी
कि आपके पास सारे के सारे राइट हैंड सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, और ऑप्शन क्या आ जाएगी कि आपके पास सारे के सारे लेफ्ट हैंड सीक्वेंस हैं, और एक और ऑप्शन आ जाएगी कि आपके पास मिक्स है। एंड वील सी कि यार इन सब की वजह से आपके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एक ये चीज़ हम पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कुछ इसकी एग्जांपल्स करेंगे, इनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, ठीक है, फिर हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, ये चीज़ हो गया। इसकी कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे, फिर हम जी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। दिस इज जस्ट समरी, ताकि हम लोग इस चीज को कैच अप कर सकें, वी नो कि एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या स्टडी करना है। सो लेट्स से वी हैव दिस -3 raised to power n u of n, इसका जी ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें। व्हाट विल बी द जी ट्रांसफॉर्म? इसका जी ट्रांसफॉर्म क्या होगा? Sir, 1 minus 3z power minus n. ये था ना, ठीक है। a क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? -3. -3, 1 minus 3 z inverse, which is equal to 1/1 plus 3z inverse, ठीक है, where z magnitude is greater than a magnitude, ठीक है, which means कि आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा जिस टाइम पे z जो है दैट इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इफ आई ड्रॉ दिस थिंग, तो ऐसे कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे है विच इज 3 एंड दिस इज माय रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम ड्रॉ करते हैं दैट इज द यूनिट सर्कल। इफ आई कैन ड्रॉ दैट यूनिट सर्कल इन अ डिफरेंट कलर, सो दिस इज माय यूनिट सर्कल, ठीक है, विच इज एट 1, ठीक है। सो इफ यू लुक एट द इक्वेशन जो कि थी a n u of n, जिसका z ट्रांसफॉर्म जब हमने लिया था दैट वाज 1/1 माइनस a z इनवर्स, या फिर जब हम इसको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखते हैं कि x of z दैट इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू -∞ टू +∞ x of n, याद है ना? जी सर। z इनवर्स where z is equal to r e raised to j omega, ठीक है, यही था ना? -n, ये हम लोगों ने x ऑफ इसका फॉर्मूला लिखा था। अब इसमें हमें पता है कि इफ हम लोगों ने जो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए किया ही ये था कि यार अच्छा अगर a ओवर अगर हम r कर दें, किसी एक वेरिएबल से डिवाइड कर दें, तो आपको ताकि वो फिक्स हो जाए, किसी एक जगह पे लिमिटेड फंक्शन बन जाए। तो अब हमें पता है कि अगर हम इफ यू पुट दीज वैल्यूज बैक इन, सो वी गेट दिस इज समेशन x ऑफ n r e raised to power minus j omega n, ठीक है। अब इफ r is equal to 1, आपके पास सिग्नल क्या बनता है? सही है, so that means this is when r is equal to 1, then your z transform is what is equal to Fourier, ठीक है, एग्री? यस सर। ठीक है, अब हम लोगों का ये है कि लेट्स गेट बैक टू दिस थिंग। अगर रिमेंबर फॉर द स्टेबिलिटी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज इफ योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस contains the unit circle, your system is stable. If the region of convergence contains the unit circle, then this system is stable, ठीक है। अच्छा, इस वाले रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में क्या हम देख सकते हैं कि डज इट कंटेन द यूनिट सर्कल? यस सर। ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, डज इट कंटेन द यूनिट सर्कल? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो सर्कल के बाहर होगी ना?
बिल्कुल यूनिट सर्कल से बाहर है, तो दिस सिस्टम इज नॉट स्टेबल। हम जी ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट इसलिए जैसे किया था कि हम देख सकें कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, एंड वी नो कि ये वाला जो फंक्शन है दिस इज अ डाइवर्जिंग फंक्शन, दिस इज 3n u of n, ठीक है, सो इट विल बी अ डाइवर्जिंग फंक्शन, सही। तो ये हमेशा से अगर -3 of n को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये आएगा इसी के से डाइवर्जिंग फंक्शन है ये, ठीक है। अगर 3 of n होता सो दैट वुड हैव बीन दिस, -3 of n है तो इवन पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ऑड पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, इस वजह से ये अगेन, बट स्टिल इट्स अ डाइवर्जिंग फंक्शन, ठीक है। जब डाइवर्जिंग फंक्शन होता है इट इज नॉट एब्सोल्युटली समेबल, इट इज नॉट बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। हमने कहा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास बाउंडेड इनपुट हो, बाउंडेड आउटपुट हो, ओनली देन दिस सिस्टम इज स्टेबल। Because this system is not bounded, the input is not bounded, that's why the output will not be bounded, इस वजह से सिस्टम स्टेबल नहीं है। ये चीज़ हमें पहले से पता थी, लेकिन जी ट्रांसफॉर्म के थ्रू हमने जो एक नया फिनोमेना जो हमने देखा, which is कि if your region of convergence contains unit circle, your system is stable. If it does not contain it, then your system is not stable. और ये चीज़ हम बड़े आसानी से, जैसे ही हम पोल जीरो प्लॉट देखते हैं इसका, दिस इज कॉल्ड, ये जो भी हमने प्लॉट किया हुआ है दिस इज कॉल्ड अ पोल जीरो प्लॉट। जैसे ही हम पोल जीरो प्लॉट देखते हैं, देखते ही हम बता सकते हैं कि यार वेदर योर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, क्योंकि हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को देखते हैं यार रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में यूनिट सर्कल आ रहा है, अगर आ रहा है तो आपका सिस्टम स्टेबल है, अगर नहीं आ रहा तो आपका सिस्टम स्टेबल नहीं है, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। और ये चीज अभी हम मजीद एग्जांपल करके देखते हैं। अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए, अभी ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है, 1 raised to power n u of n, इसका क्या होगा, जी ट्रांसफॉर्म क्या होगा। बल्कि पहला सवाल ये है कि वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल, क्वेश्चन मार्क, दिस इज द क्वेश्चन। क्या ख्याल है आपका? अनस्टेबल नहीं होगा जी, अनस्टेबल होगा अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा? सर क्योंकि यू की वैल्यू बस इंफिनिटी टाइम चलती जाएगी। यू की वैल्यू क्या होगी? सर 1/0 हो जाएगा ना? 1/0, 1/1। नहीं 1/0 नहीं होगा, सॉरी, स्टेबल होगा। जी इनवर्स नहीं, आप ठीक कह रहे थे, पहले आप ठीक कह रहे थे, जी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1, ठीक है, जी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1। अब इसको हम दो तरीकों से देखते हैं। पहला तरीका क्या, डज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कंटेन्स द यूनिट सर्कल? What is the answer? Does the the region of convergence contains unit circle? क्या ख्याल है? सर यूनिट सर्कल अंदर होगा, रीजन और कन्वर्जेंस सर्कल से बाहर होगी। बिल्कुल ठीक है, एंड द आंसर इज नो। उसकी वजह ये, दिस इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन। तो जब आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज आउटसाइड द यूनिट सर्कल, इट डज नॉट कंटेन यूनिट सर्कल, तो योर सिस्टम इज नॉट स्टेबल। दैट इज वन मेथड। सेकंड मेथड, 1 raised to power n u of n, is it a absolutely summable system? 1 + 1 + 1 + ये बेसिकली ये है ना, इम्पल्स है ना, सॉरी स्टेप फंक्शन है ना, ठीक है, स्टेप फंक्शन है गोइंग टू इनफाइनाइट, इज इट एब्सोल्युटली समेबल और नॉट? एब्सोल्युटली समेबल का मतलब होता है कि जितनी मर्जी इनफाइनाइट वैल्यूज को आप ऐड कर लें, क्या आपके पास फाइनाइट वैल्यू आएगी या इनफाइनाइट वैल्यू आएगी? इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। 1 + 1 + 1 + 1 + 1, इनफाइनाइट टाइम यू गेट इनफाइनाइट, सही है। जब आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज आती हैं, इसका मतलब ये है दिस इज नॉट अ बाउंडेड इनपुट। इफ इट इज नॉट बाउंडेड इनपुट, आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं हो सकता।
ठीक है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, सो दैट्स व्हाई 1 रेज़ पावर n u of n इज नॉट स्टेबल। ठीक है, अच्छा चलें क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन 0.99999999 u of n, is this stable or not stable? Stable. बिल्कुल ठीक है, स्टेबल और नॉट। ठीक है, why is it stable? Because we know this is absolutely summable। इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर हम इसको because we are summing from 0 to infinity a of n या अल्फा रेज्ड टू पावर n, I know कि इसका फॉर्मूला 1/1 माइनस अल्फा होता है। सही है, ब्रिलियंट, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब दिस इज समेबल, दिस इज अ डिकेइंग फंक्शन इन एनी केस, ये बहुत आहिस्ता 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 डिके करता करता जीरो हो रहा है, तो इट इज एब्सोल्युटली समेबल, सो दैट्स व्हाई इट्स अ स्टेबल सिस्टम। इसी तरीके से जब आप इसका जी ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि जी ट्रांसफॉर्म क्या आता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आता है, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आता है जी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0.999 जितनी दफा भी 9 था। ठीक है, सो दिस contains the unit circle, region of convergence contains the unit circle, that's why it's stable। ठीक है, अच्छा important चीज, couple of things, Fourier transform cannot be calculated for all the values। ठीक है, जितने भी आपकी सिस्टम्स हैं सबके लिए आप Fourier transform नहीं कैलकुलेट कर सकते। एज एन एग्जांपल आप 3 raised power n u of n का Fourier transform नहीं कैलकुलेट कर सकते बिकॉज 3 is greater than 1। ठीक है, लेकिन इसका आप जी ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन जी ट्रांसफॉर्म इज नॉट यूनिक, ये चीज़ हमने देख ली, जी ट्रांसफॉर्म इज नॉट यूनिक। उसकी वजह ये है कि डिपेंडिंग अपॉन राइट हैंडेड सीक्वेंस या लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस का दोनों का जी ट्रांसफॉर्म सेम आ सकता है, तो ओनली डिफरेंस विल बी इन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, अब हम अगली चीज़ पे चलते हैं जिसमें हम अभी तो हमने एक फंक्शन देखा ना, अब हम देखते हैं मल्टीपल फंक्शंस और उनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अच्छा, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? Okay, let's take this question. If no question, then we move on. Let's take this example, which is 0.9n u of n minus 2n u of n minus 1. ठीक है, u of n minus n minus 1। ठीक है, सिंपल करते हैं ताकि ये हमें आता है कि इसको सॉल्व इस तरीके से करना है। सो हमें पता है कि 0.9n u of n का क्या जी ट्रांसफॉर्म क्या होता है। बड़ा आसान है। ठीक है, प्लस इसके ऊपर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा माइनस ए ऑफ एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1। इसका जी ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/1 माइनस ए जी इनवर्स। ठीक है, ये मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इस वजह से प्लस 1/1 माइनस 2 जी इनवर्स। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विल बी जी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0.9। इसका क्या होगा, बिकॉज दिस इज अ राइट हैंडेड सीक्वेंस, दिस इज अ लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस। दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दूसरे का क्या होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन और लेस देन 2. बिल्कुल लेस देन। सो लेट्स ड्रॉ दिस थिंग, so if I can use mathematics, नहीं मुझे shapes चाहिए। yes I need these shapes, ये नहीं चाहिए मुझे इसमें, बजाय से कि मैं अपनी खूबसूरत ड्राइंग में ड्रॉ करूं, let's use this। okay, so this is let's say 0.9। ठीक है, बल्कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, let's do it this way कि this is 0.9 and this is 2। ठीक है, if this is z magnitude is greater than 0.9, एक सेकंड हो गया, मेरी क्लास हो रही है, अगर आप इधर रख जाएं, मेरे से आप थोड़ी देर तक कलेक्ट कर लेंगे, मैं ब्रेक करूंगा तो उसमें आपको साइन कर दूंगा। ठीक है, ओके 0.9 रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इसका क्या बताता है कि यार दिस इज आउटसाइड दिस, एग्री। So if I draw it this way, this is for my own understanding,
कि मैंने कहा यार अच्छा 0.9 से बाहर की तरफ है, ठीक है। Yes. 2 जो है this is because this is a left-handed sequence, so this is inside this, सही। तो मेरे पास जो यूनिट्स, जो मेरे पास रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा, that will be outside this and then this will be inside this too। तो ये मेरे पास रिंग बनेगा। This will be my region of convergence। Now if I draw this thing as another circle, जो कि मैं एक unit circle draw करना चाहता हूँ, if I have drawn it correctly, let's pull it outside a bit। This is my unit circle। ये जो मैं रेड में ड्रॉ किया है, this is my unit circle। ये सिर्फ मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किया है कि इससे पहले जो हमने कहा था कि फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम आपका सिग्नल जो है इट हैज टू कंटेन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हैज टू कंटेन यूनिट सर्कल। सो दिस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कंटेन्स द यूनिट सर्कल, सो द डिजाइन्ड सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है। तो लेट मी जस्ट कंप्लीट वन थिंग, वो ये है कि जब भी आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस तरह दो सिस्टम्स के जब जो कंबाइंड सिस्टम्स हैं उनका जब देख रहे होते हैं, उससे एक अच्छा region of convergence of first part and the region of convergence of the second part, and we look at the intersection, ठीक है, common area। इन दोनों में अगर कोई इंटरसेक्शन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो देन वी हैव द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अगर इनमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कोई भी जो है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कॉमन नहीं आ रहे, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, देन वी से कि यार ये आपका जी ट्रांसफॉर्म इसका जो है कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। वी कैन हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स कि वो किस तरीके से हो सकती हैं। लेकिन जस्ट हैव अ रीकैप ऑफ दिस थिंग, जब आपके पास दो सिस्टम्स हैं, सो यू हैव वन सिस्टम ओवर हियर एंड यू हैव दिस सिस्टम ओवर हियर, एंड वी नो कि यार अच्छा फ्रॉम आवर पास्ट अंडरस्टैंडिंग ये दोनों जो है वो कन्वर्जेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है। इफ यू लुक एट इट, दिस वन इज इस तरीके से डिके कर रहा है, दूसरा वाला जो है वो दूसरी साइड पे डिके कर रहा है, ठीक है। दिस इज द सिस्टम जो ये 2 रेज़ पावर n माइनस यू ऑफ माइनस n यू ऑफ n माइनस n माइनस 1 है। इट्स अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं वो इस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है। तो ये एक कन्वर्जेंट सिस्टम है। इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने सिंपली किया, ये जी ट्रांसफॉर्म दिया, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखा, दोनों के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को जब मैंने मैप किया तो आई फाउंड आउट देयर इज अ कॉमन एरिया, और कॉमन एरिया के अंदर यूनिट सर्कल लाई करता है। सो आई कैन वेरी सेफली से कि यार आपका सिस्टम जो है दैट इज स्टेबल, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन वेरी जस्ट बाय लुकिंग एट द पोल जीरो प्लॉट वी कैन से कि आपका सिस्टम स्टेबल है या नहीं। तो ये चीज क्लियर है सबको? इज देयर एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी? Clear है sir. I'll do couple more examples to see कि यार आपका सिस्टम जो है वो किस तरीके से हम उनको देखेंगे। So let's say we take this example x of n which is equal to minus 1 by 3 n u of n minus 1 by 2 n u of minus n minus 1। Okay, so let's have a look at this example। अच्छा, अभी जिस तरीके से हमने कहा अच्छा बड़ी तो बड़ा सिंपल सा है, सिंपली मुझे पता है इस पे फॉर्मूला क्या लगाना है। तो इस पे फॉर्मूला आता है 1/1 प्लस 1/3 z इनवर्स प्लस 1/1 माइनस 1/2 z इनवर्स। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा? इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा z मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1/3, ठीक है, आउटसाइड 1/3। और इसका आएगा region of convergence will be z magnitude because this is a left hand sequence less than 1/2, ठीक है। अब मैं इसको प्लॉट करके देखता हूँ। सो पहला तरीका क्या है कि मैं सिंपली कहता हूँ अच्छा यार लेट मी क्विकली गो अहेड एंड ड्रॉ दिस, ठीक है। इसमें मैं यूनिट सर्कल भी ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज माय लेट्स से यूनिट सर्कल, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या कहता हूँ कि यार अच्छा ठीक है,
मुझे क्या है 1/3 इज आउटसाइड, सो 1/3 लेट्स से दिस इज 1/3 outside this, ठीक है. Then z 1/2 which is 1/2 inside this, ठीक है. सो मेरे पास जो दो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कंबाइन होते हैं उनका इंटरसेक्शन जो बनता है, दिस इंटरसेक्शन इज दिस एरिया which is this circle and this circle. So our region of convergence is this. See? Now the question is your system stable? No sir. No. Why not? तो यूनिट सर्कल बाहर आ रहा है. यूनिट सर्कल से इसमें नहीं कंटेन करता, लाई नहीं करता रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में, सो दिस सिस्टम इज अनस्टेबल. अगर आप इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो किसी एक पॉइंट पे या मल्टीपल पॉइंट्स पे अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, दिस इज इम्पॉर्टेंट. आई जस्ट कपल ऑफ थिंग्स जो मैं इसके साथ करूँगा वो मैं आपको मजीद आपको कुछ और भी एग्जांपल्स मैं कराऊंगा, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आर आप सिंपली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को देखते हैं बाय जस्ट लुकिंग एट द पोल जीरो प्लॉट. आई कैन से कि अच्छा आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ पे है, वेदर योर सिस्टम विल बी स्टेबल और नॉट. सो इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है. अच्छा, इसके बाद अगली जो चीज़ हम देखना चाहते हैं दैट इज पोल्स एंड जीरोज, ठीक है. वेयर डज द पोल एंड जीरोज ऑफ योर सिस्टम्स लाई. ये चीज़ें आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ी हुई हैं, ठीक है. सो दिस इज मोर ऑफ अ रेपिटेशन ऑफ दोस थिंग्स, बट वी वांट टू लुक एट इट एंड वी वांट टू जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस से, ताकि हमें पता हो कि यार ये सारी चीज़ों को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली देख लिया है. सो वी जस्ट स्पेंड लाइक 4-5 मिनट्स ऑन लुकिंग एट टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द पोल्स एंड व्हाट आर द जीरोज ऑफ द सिस्टम. सो अगर हमने ये वाला सिस्टम लिया 1/1 - 0.9 z इनवर्स, जिसमें हमने कहा था कि z इज ग्रेटर देन 0.9. अब इसमें मुझे पता है कि इसमें पोल्स एंड जीरोस कहाँ पर, आई नीड टू फिगर इट आउट. उसका तरीका क्या होता है कि यू सिंपली सॉल्व दिस थिंग फॉर पोल्स एंड जीरोस, व्हिच इज 1/1 - 0.9 ओवर z. z ऊपर चला जाएगा, z ओवर z minus 0.9. now this is the one in the numerator, these are the zeros of your system, or the one at the bottom denominator, these are the poles of your system, ठीक है. ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपका सिग्नल जो है वो जीरो है तो जीरो हो रहा होगा, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जीरो हो रहा होगा. पोल्स है तो वो इनफाइनाइट की तरफ या राइज कर रहा होगा. इन चीज़ों को हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पोल जीरो प्लॉट को हम यूज़ करेंगे फॉर डिजाइनिंग फिल्टर्स. लेकिन वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, इसी वजह से अगर आपने देखा होगा पोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय रिप्रेजेंटिंग अ क्रॉस, ठीक है. अगर हम पोल जीरो प्लॉट बनाते हैं उसमें जब मैं क्रॉस डालूंगा तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोल. यार यहाँ पे पोल है, जीरो यूजुअली रिप्रेजेंट होता है बाय अ सर्कल, ठीक है. अगर मैं इसका कंप्लीट पोल जीरो प्लॉट बनाना चाहूंगा तो आई डू वांट टू रिप्रेजेंट इट एज अ पोल्स एंड जीरोस, तो मैं सिंपली ये लिखूंगा कि दिस इज 0.9 एंड a region of convergence is outside this 0.9, ठीक है. एंड दैट्स इट. ये चीजें आप लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में देखी हुई हैं, बट दिस इज जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस सेक, फॉर ताकि हमें पता हो कि अगर हमने पोल जीरो प्लॉट डिफाइन करना है इन एग्जाम, आई आस्क यू कि अच्छा पोल जीरो प्लॉट कर दें, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू. अच्छा, अब हम एग्जांपल लेते हैं कि अभी हमने सिर्फ देखा था एक सिस्टम जो कि जिसके अंदर दो पोल्स थे. नाउ लेट्स लुक एट द सिस्टम जिसमें मल्टीपल पोल्स होंगे. सो दिस इज अनदर एग्जांपल. सो 0.2 raised power n u of n plus 0.3 raised power n u of n plus 0.5 n u of n, ठीक है. दिस इज एन एग्जांपल and you need to solve it and find me the region of convergence, ठीक है. Remember the region of convergence is the basically intersection of all of these, जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है. तो मुझे पता कि अच्छा मैं पहले का z ट्रांसफॉर्म लूँ तो इट इज 1 - 0.2 z इनवर्स प्लस 1 - 0.3
3z inverse plus 1/1 minus 0.5z inverse. सही. इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज z magnitude greater than 0.2, z magnitude greater than 0.3, z magnitude greater than 0.5. ठीक है. अगर मैं इसे पोल जीरो प्लॉट में करूं, आई कैन से कि यार एक मेरा पोल एग्जिस्ट करेगा एट 0.2 और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज आउटसाइड दिस पॉइंट. देन वी हैव इट एट 0.3. इसका भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आउटसाइड दिस होगा. देन वी हैव 0.5. इसका भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आउटसाइड दिस होगा. ठीक है. यहां तक क्लियर है सबको? यस सर. गुड. अब मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मैंने कहा था कि ये इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा जहां पे ये कॉमन आ रहे होंगे. सो आई कैन वेरी सेफली से कि आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज आउटसाइड 0.5. ठीक है. सो इफ आई कैन राइट इट जेनेरिकली, अगर आपका जो है इफ योर सिस्टम इज right-handed sequences, all right, ठीक है, all right-handed sequence. तो region of convergence lies outside the outermost pole. ठीक है. Let's just have a look at this statement जो कि मैंने अभी लिखी है कि अगर तो आपका लेफ्ट हैंड सीक्वेंस है, सॉरी राइट हैंड सीक्वेंस है, इसका मतलब है सारे सारे यू ऑफ एन हैं, तो सारे सीक्वेंसेस अगर राइट हैंडेड हैं तो जितने भी आपके पोल्स बनेंगे, योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विल लाई आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल. ठीक है. अभी ये सारे राइट हैंडेड सीक्वेंस थे. 0.2 भी राइट हैंडेड था, 0.3 भी राइट हैंडेड था, 0.5 भी राइट हैंडेड था. तो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लाइड आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल. ठीक है. करेक्ट? जी सर. बट अभी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसी की. लेट्स से कि 0.5 n u of n plus 0.8 n u of n plus 2 raised to n u of n. अच्छा एक सेकेंड, मुझे पहले ये बताएं, ये वाला सिस्टम जो है, इज इट स्टेबल और नॉट स्टेबल? इट इज स्टेबल. व्हाई स्टेबल? So unit circle region of convergence. बिल्कुल ठीक हो गया. Okay, so let's look at this example. U of n, U of n. अच्छा ये मुझे पता है, बड़ा सिंपल. 1 minus 0.5 z inverse plus 1/1 minus 0.8 z inverse plus 1/1 minus 2 z inverse. Region of convergence. Z magnitude lies outside 0.5. Z magnitude lies outside 0.8. Z magnitude lies outside 2. अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ. .5 and outside, 0.8 and outside, 2 and outside. ठीक है. आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ पे लाई करेगा? आउटसाइड द outermost. So this will lie over here. ठीक है. This is your region of convergence. Now suggest me regarding the stability. अनस्टेबल होता है. अनस्टेबल है ये. ठीक है. अनस्टेबल क्यों है? उमर, अनस्टेबल क्यों है? यूनिट सर्कल के. Because it does not contain unit circle, so your system will be unstable. सही. Now remember this thing कि मैंने आपको specifically example वो दी है जिसमें सारे के सारे right handed sequence है.
नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल जिसमें सारे के सारे अब आपके पास लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंसेस हैं। सो इसमें हम 0.5 से ग्रेटर और 0.8 से ग्रेटर का क्यों नहीं है? 0.5 से ग्रेटर 0.8 से ग्रेटर का क्या हुआ? हम वो क्यों नहीं कंसीडर कर रहे आरओसी में? बिल्कुल इस वजह से नहीं कर रहे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जब 3 सीक्वेंसेस हैं आपने इन तीनों रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का इंटरसेक्शन लेना होता है, ठीक है, जहां पे ये कॉमन हो। सही है, इसका भी जो है वो आउटसाइड 0.5 है, इसका आउटसाइड 0.8 है, इसका आउटसाइड 2 है, तो इन तीनों के दरमियान कॉमन एरिया कौन सा है? ओके सर, 2 से ग्रेटर वाला। 2 से ग्रेटर वाला, ठीक है। दैट्स व्हाई योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लाइज आउटसाइड 2। सही, ओके सर, थैंक यू। अब हम देखते हैं इस तरह का सीक्वेंस जो कि होगा लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस। 0.5 u of n u of minus n minus 1 plus minus 0.8 raised to power n u of minus n minus 1 minus 2n u of minus n minus 1। ठीक है, वही वाली एग्जांपल है, वही वाली प्रॉब्लम है जिसको हमने सिर्फ नेगेटिव राइट हैंड सीक्वेंस के बजाय लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके जब आप जी ट्रांसफॉर्म लेते हैं वो वही आएगा जो कि पहले आया था 1 माइनस 0.5 जी इनवर्स, ये आएगा प्लस 1 ओवर 1 माइनस 0.8 जी इनवर्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस 2 जी इनवर्स। ठीक है, लेकिन इनके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस चेंज हो जाएंगे। इसमें जी मैग्नीट्यूड विल बी इनसाइड 0.5, z magnitude will be inside 0.8, z magnitude will be inside 2। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। 0.5 से इनसाइड, 0.8 से इनसाइड एंड 2 से इनसाइड। अब इन तीनों का कॉमन एरिया कौन सा है? 0.5 से 0.5 जिशान अगर आप बोलें। सर लेस देन 0.5 वाला। ठीक है, उमैर डू यू एग्री कि लेस Yes, देन sir. 0.5 होना चाहिए? Yes, sir. राज? जी सर। ठीक है, अच्छा अब हमने देखा गया, अच्छा ठीक है ये इससे लेस होना चाहिए तो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहां पे आ जाएगा। सही है, सो इफ आई राइट दिस थिंग, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? अनस्टेबल। अनस्टेबल। अच्छा, फॉर all left hand sequences the region of convergence lies inside the innermost pole। सही है, so everybody agree? Yes sir, yes sir, जी सर। Good. Okay, now let's see कि जब हमारे पास एग्जांपल क्या आते हैं, this is unstable, just for the clarity this is unstable, just for the clarity this is unstable। Okay, now let's look at एग्जांपल जिसमें हम दो एग्जांपल्स करते हैं। 0.5n u of n minus 2 raised to power n u of minus n minus 1। So this is a right hand sequence and this is a लेफ्ट हैंड सीक्वेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा। सो इसका मुझे पता है कि ये फर्स्ट वन जो है आई कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। 1 माइनस 0.5 जी इनवर्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस 2 जी इनवर्स। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0.5 एंड जी मैग्नीट्यूड लेस देन 2। ठीक है, अब इसका मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो लेट्स
सी के अब ये मेरे पास सोल्यूशन क्या आता है। Now this will be interesting. So हमारा पहला पोल कहाँ पे आया, 0.5 पे आया, and we know कि this is outside 0.5, ठीक है, because it's the right hand sequence, so it will lie outside 0.5. दूसरा पोल कहाँ पे आया, 2 पे आया, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ पे लाई करेगा, लेफ्ट 0.5 और 2 के दरमियान। बिल्कुल पॉइंट नहीं, सिर्फ मैं इसका देखना चाह 2 का रहा लेफ्ट साइड, हूँ इनसाइड, ठीक है। सो इफ आई कैन ड्रॉ दिस थिंग, लेट मी सी कि यार मैं इसमें फिल वाला सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, आई डोंट थिंक सो। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये एक मेरा सर्कल हो गया, ठीक है, और दूसरा सर्कल जो मेरा होगा वो यहाँ पे होगा। सही। अब अगर इसको मैं फिल अप करूं, सो दिस बिकम्स अ डोनट, दिस इज द रीजन जो कि आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, सही। और इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में स्टेबिलिटी स्टेबल होगा सर, स्टेबल होगा बिकॉज इट कंटेन्स द यूनिट्स। अब हम करते हैं कि जो ये तो यहाँ तक तो ठीक हो गया, अब हमने इससे पहले वाली जो एग्जांपल की थी, लेट्स डू इट अगेन, जो कि थी 0.5 n u ऑफ n माइनस 0.8 n u ऑफ माइनस n माइनस 1 माइनस 2n u ऑफ माइनस n माइनस 1, सही है। लेट्स डू दिस एग्जांपल। अब मुझे पता है कि यार अब मुझे दोबारा से इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो कि आप लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। पहले वाली टर्म 0.5 n 1 माइनस, सब में फॉर्मूला वही लगेगा 1 माइनस ए जी इनवर्स। सिर्फ फंक्शन फर्क क्या आएगा कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जी मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन 0.5, over here z magnitude will be less than 0.8 and z magnitude will be less than 2, ठीक है। तो इन सब का मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है, कहाँ पे जो है वो ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, दैट विल गिव मी द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सब लोग कर लेंगे ना यहाँ तक? जी सर। इसी जैसे पोल जीरो प्लॉट को मैं जरा डिटेल में कर रहा हूँ, बिकॉज वी वांट कि हम जैसे पोल जीरो प्लॉट को देखें और हमें पता चल जाए कि अच्छा ये सिस्टम मेरा स्टेबल है या नहीं है। ओके, सो नाउ फर्स्ट लेट मी ड्रॉ दी लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंसेस, ठीक है। सो लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस में क्या आता है, आपका ये वाला आएगा और ये वाला आएगा 0.8, इससे इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस? इनसाइड होगा। इनसाइड होगा, इनसाइड, एंड 2 इसके भी इनसाइड होगा, ठीक है। सो मुझे पता है कि जितने मेरे पास लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस होते हैं तो मुझे सबसे इनसाइड वाले को देखना है, आउटसाइड वाले को नहीं देखना, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, सही है। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास 0.5 है, जो दिस इज आवर राइट हैंडेड सीक्वेंस, आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनेगा? 5.8, सही है, which will not make the system stable, ठीक है, this will not make the system stable. So let's say कि मैं इस वाले सिस्टम को थोड़ा सा मजीद चेंज कर देता हूँ। मेरे पास जो सिस्टम आया that is 0.5 n u of n plus 0.8 n u of n minus 2n u of minus n minus 1। इस वाले केस में क्या होगा सर? आप 0.8 से 2 के दरमियान होगा, स्टेबल होगा। बिल्कुल। अब आपके पास एक इधर आएगा विच इज 0.5, आउटसाइड 0.8 आउटसाइड एंड 2.0 इनसाइड, ठीक है। आपका जो यूनिट सर्कल बनेगा, जो आपके राइट हैंड सीक्वेंसेस हैं आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल, तो दिस इज द वन,
एंड इनसाइड द इनर मोस्ट पोल, तो ये आपका बनेगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और ये आपका स्टेबल बन जाएगा बिकॉज दिस कंटेन्स द यूनिट सर्कल. सही है. सो नाउ दिस सिस्टम इज स्टेबल. ओके, लेट्स टेक 5 minutes ब्रेक, क्योंकि मेरा भी रोजा है और आज गर्मी भी है. फिर देन वील कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टीज ऑफ Z ट्रांसफॉर्म. ठीक है. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir.